अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम हुमरान फ़ज़ल है और आई थिंक ये मेरा ज़िंदगी का पहला पॉलिटिकल व्लॉग है। आज मैं दो हवालों से बात करना चाहूँगा। एक तो जो पंजाब में इलेक्शन हुए उस हवाले से, दूसरा मैं पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी बेसिकली क्या होती है और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में एक क्लासिकल पॉलिटिशियन की एग्जांपल क्या होती है या क्लासिकल पॉलिटिशियन दर हकीकत होता क्या है, इन दो हवालों से बात करना चाहूँगा। सबसे पहले से हम पंजाब के इलेक्शन में बात कर लेते हैं। देखें जी, पिछले 3.5 महीने से हमें एक चीज़ वाज़ेह तौर पर नज़र आ रही थी कि पंजाब में कोई हुकूमत नहीं थी। जब से पीटीआई की हुकूमत की छुट्टी हुई पंजाब से, तब से लेकर अभी तक कोई पंजाब में प्रॉपर हुकूमत नहीं थी। हमज़ा शहबाज साहब के इलेक्शन हुए, वो इलेक्ट हो गए, लेकिन फिर 1 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आया और पता चला कि जो 25 मुनर्रिफ़ अरकान थे पीटीआई के, जिन्होंने हमज़ा शहबाज को वोट दिया था, उनका वोट नहीं माना जाएगा। ड्यू टू दिस रीज़न हमज़ा शहबाज को अब चीफ़ मिनिस्टर कंसिडर नहीं किया जा सकता और वो एक तरीके के केयर टेकिंग चीफ़ मिनिस्टर बन गए जुलाई के अंदर। फिर 17 जुलाई को इलेक्शन हुआ उन तमाम सर सीटों पर जहाँ से मुनर्रिफ़ अरकान को फ़ारिग किया गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। जब वहाँ पर इलेक्शन हुआ तो हमने ये देखा कि बड़े क्लियर मेजॉरिटी के साथ पीटीआई वो इलेक्शन जीत गई और ये वाज़ेह हो गया कि अब पंजाब में हुकूमत पीटीआई को ही बनानी चाहिए, क्योंकि उनके पास एक क्लियर मेजॉरिटी थी। 20 में से तकरीबन 15 सीटें वो जीत गए और वो रावलपिंडी की जो एक सीट थी उस पर भी दोबारा से वोटिंग नहीं कराई गई। वोटिंग कहने का मतलब ये है कि दोबारा से वोटों की गिनती नहीं हुई। अगर हो जाती तो ये भी शायद हो सकता था कि वो सीट भी पीटीआई को मिल जाती, लेकिन ये खैर नहीं हुआ। लेकिन उसके बावजूद भी पीटीआई के पास एक क्लियर मेजॉरिटी आ गई थी पंजाब के अंदर और ये चीज़ अब वाज़ेह तौर पर नज़र आ रही थी कि पीटीआई जैसे चाह रही थी कि परवेज़ इलाही साहब को पंजाब का चीफ़ मिनिस्टर बनाया जाए, तो वो चीफ़ मिनिस्टर बनते नज़र आ रहे थे। लेकिन फिर पंजाब असम्बली में एक इलेक्शन हुआ और उस इलेक्शन में हमने एक चीज़ देखी कि डिप्टी स्पीकर दोस्त मज़ारी ने जब इलेक्शन हो गया, वोट कास्ट हो गए, तो तकरीबन 10 वोट जो पीएमएलक्यू के थे उनको कह दिया कि मैं इनको कंसीडर नहीं करूँगा। और इसलिए कंसीडर नहीं करूँगा क्योंकि जो पीएमएलक्यू के पार्टी लीडर हैं चौधरी शुजात साहब, उनका मुझे एक लेटर मौसूल हुआ और उस लेटर के मुताबिक ये इलेक्शन जो है वो, ये इलेक्शन कह रहा हूँ, ये 10 वोट जो हैं वो कंसीडर नहीं किए जाएंगे, क्योंकि उनके पार्टी हेड ने कहा है कि आपने वोट किसी को भी नहीं देना, हमज़ा शहबाज को भी नहीं देना, परवेज़ इलाही को भी नहीं देना। अब ये बड़ी ताज्जुब की बात है, क्योंकि हमें ये समझने की यहाँ पे ज़रूरत है कि परवेज़ इलाही जो हैं वो समहाउ पीएमएलक्यू के कैंडिडेट थे, वो पीटीआई के कैंडिडेट नहीं थे। अब पीएमएलक्यू वाले ही उनको वोट नहीं देना चाह रहे, तो पहले तो ये बात बड़ी लोगों को उस वक्त समझ नहीं आ रही थी कि ये ऐसे कैसे हो सकता है। बहरहाल उसके बाद ये केस, जो ये पूरा का पूरा मामला था, ये जाके पीटीआई ने और पीएमएलक्यू ने सुप्रीम कोर्ट में जाके इसकी दरख्वास्त जमा करवा दी और ये पूरा का पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया और समहाउ सुप्रीम कोर्ट में ये केस शुरू हो गया। अब ये केस जो है सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और आई थिंक मैं जिस टाइम ये वीडियो बना रहा हूँ इसका फ़ैसला नहीं आया हुआ, लेकिन बहुत जल्दी इसका फ़ैसला आ जाएगा। लेकिन एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ लोगों को कि बेसिकली जो इस केस के अंदर जो आइन इस्तेमाल हो रहा है वो है 63A, जिसको समहाउ बुनियाद बना के और सुप्रीम कोर्ट के एक फ़ैसले को ही बुनियाद बना के दोस्त मज़ारी साहब ने उन 10 वोटों को कंसिडर नहीं किया था। अब 63A है क्या? 63A ये कहता है कि कोई भी जमात जो है, कोई भी जमात अपनी पार्लियामेंट्री जो पार्टी होगी उसके फ़ैसला को मानेगी और वो फ़ैसला कोई भी हो, वो फ़ैसला चीफ़ मिनिस्टर के इलेक्शन में वोट किसको देना इस हवाले से भी हो सकता है, प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन में वोट किसको देना उस हवाले से भी हो सकता है, या जो आपका क्या कहते हैं कोई भी बिल है जो असेंबली में आपने पेश करना है उस पर आपने किस हिसाब से वोट देना, वो भी आपको पार्लियामेंट्री पार्टी का जो फ़ैसला होगा वो मानना पड़ेगा। यहाँ पे इंडिविजुअल बंदे की कोई हैसियत नहीं होगी, उसको पार्लियामेंट्री पार्टी का फ़ैसला मानना पड़ेगा। ये 63A इस पर बड़ा वाज़ेह और क्लियर है। उसके बाद 63A ये कहता है कि अगर किसी एक शख्स ने अपने पार्लियामेंट्री पार्टी का फ़ैसला नहीं माना और वो उसकी ख़िलाफ़ वर्जी करता है, फिर ये पार्टी हेड का काम होगा कि वो उसकी कंप्लेन करवाएगा, उसकी कंप्लेन करेगा, उसको ये भी कह सकता है कि आप मुझे एक शो कॉज नोटिस देगा और उसे कहेगा आप प्लीज़ एक्सप्लेन करें ये सब आपने क्यों किया, और ये भी पार्टी हेड का ही सवाब है कि वो उससे कोई एक्सप्लेनेशन ना ले और उसको ऐसे ही माफ़ कर दे। तो ये दोनों चीज़ें पार्टी हेड करेगा। अच्छा, अब इस चीज़ में फ़र्क क्या था? फ़र्क ये था कि पार्लियामेंट्री पार्टी का फ़ैसला आपने तब मानना है जब आप वोट देने जा रहे हैं, जब वो आपको कहेंगे आपने वोट उसके मुताबिक देना है। पार्टी हेड आपको ये नहीं बता सकता आपने वोट किसको देना है, क्योंकि वो एक इलेक्टेड मेंबर नहीं है। वो तब आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई कर सकता है जब आपने वोट पार्लियामेंट्री पार्टी की मर्ज़ी से नहीं दिया। तो ये 63A बड़ा क्लियर है। अब इसमें हुआ ये है कि जी
पार्लियामेंट्री पार्टी का जो फैसला था वो तो मोनस इलाही साहब की एक ट्वीट में उन्होंने वो डॉक्यूमेंट शो कर दिया, जिसमें पार्लियामेंट्री पार्टी ने ये फैसला किया है कि आप लोगों ने परवेज़ इलाही को ही वोट करना है, ठीक है। उसके बाद जो लेटर आया चौधरी शुजात का, वो सम हाउ अगर आप इस आइन को डीपली अंडरस्टैंड करें तो कोई आप कह सकते हैं वेट नहीं रखता, और लोगों को वो किए चौधरी शुजात कह ही नहीं सकते पार्लियामेंट्री पार्टी के अंदर जो सम हाउ जो उनके इलेक्टेड मेंबर्स जो सिटिंग हैं इस वक्त पंजाब असेंबली में, उनको ये कह ही नहीं सकते कि आपने जो है वोट इसको नहीं देना और इसको देना है। ये पार्टी हेड का सवाबदीद है ही नहीं। तो ये तो बड़ा क्लियर है, और ये आप देख लेंगे जी। मैं इस पर अब ज़्यादा बात नहीं करना चाह रहा क्योंकि इस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा तो ये चीज़ वैसे भी वाज़ेह हो जाएगी। दूसरी चीज़ जो है मैं पाकिस्तान के अंदर सम हाउ जिस तरह की जमहूरियत है उसको आप पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी बोलते हैं। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को आसान लफ्ज़ों में इस तरह से आप कह सकते हैं कि वो डेमोक्रेसी है जहाँ पर लोगों को इलेक्ट करके लोग इलेक्ट होकर आते हैं, वो इलेक्ट होकर सॉरी वो इलेक्ट होकर आते हैं और वो फिर समहाउ एक असेंबली में आते हैं और वो असेंबली में जाके अपना एक रिप्रेजेंटेटिव बनाते हैं जिसको आप प्राइम मिनिस्टर बोलते होते हैं। वो प्राइम मिनिस्टर को भी इलेक्ट करते होते हैं। इसी तरीके से जो सूबाई असेंबली होती है वहाँ पे भी लोग इलेक्ट होकर आते हैं और वो फिर वहाँ पे एक बंदे को इलेक्ट करते होते हैं जिसको आप चीफ मिनिस्टर बोलते होते हैं, ठीक है। तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में एक क्लासिकल पॉलिटिशियन सिर्फ वो शख्स होता है जिसको ये पता होता है कि मैंने इलेक्शन कैसे जीतना है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा सीटें कैसे ले सकता हूँ, और पूरे मुल्क में मेरी हर जगह पर लोग मानने वाले हों, मेरी हर जगह पर वोटर्स हों, सपोर्टर्स हों। इस तरह का जो शख्स होता है उसको आप बोल सकते हैं वो एक क्लासिकल पॉलिटिशियन है। अब अगर आप पाकिस्तान की इस वक्त सियासी सूरत हाल देखें तो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त अगर कोई क्लासिकल पॉलिटिशियन है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी साहब हैं, जो समहाउ पूरे मुल्क से इलेक्शन जीतने की भी कैपेसिटी रखते हैं। और जो ये ख़ास तौर पर 17 जुलाई को पंजाब का इलेक्शन था, इसमें उन्होंने जिस तरह की स्ट्रेंथ शो की है, तो बड़े वाज़े तौर पर मेरा जो ये लफ्ज़ है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में कि क्लासिकल पॉलिटिशियन कौन होता है, वो इमरान खान पर एग्जाम्पल बड़ी फ़िट हो जाती है। दूसरी बात जो मैं करना चाहता हूँ वो ये है कि मैं काफ़ी अर्से से पॉलिटिकल व्लॉगिंग स्टार्ट करना चाह रहा था, लेकिन मुझे मौका नहीं मिल रहा था, मेरा सेमेस्टर चल रहा था तो मैं नहीं स्टार्ट कर सका था। लेकिन मैं ये इसके साथ एक चीज़ और भी देख रहा था, वो ये थी कि बहुत सारे लोग जो हैं उन्होंने पॉलिटिकल व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी है फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, लेकिन वो कभी भी मुझे लगता है उनकी जो सियासी नॉलेज है, ख़ास तौर पे पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है, उन्होंने कभी भी नहीं पढ़ी, और वो इस किस्म की बातें करते हुए आपको नज़र आते हैं जिससे वाज़ह तौर पर पता चल रहा होता है कि इनको अभी तो पढ़ने की ज़रूरत है और ये बैठ के बोलने लग गए। उसकी एक मिसाल मैं आपको देना चाहूँगा कि जैसे ये फ़ैसला आया, फ़ैसला भी क्या आया, जो डिप्टी स्पीकर की एक रूलिंग थी जो बड़ी स्टूपिड किस्म की रूलिंग थी, और आप ये देख रहे हैं कि किस तरीके से वो अभी सुप्रीम कोर्ट में उस रूलिंग को फ़ारिग कर दिया जाएगा तो एक आध दिन के अंदर। तो उस रूलिंग के ऊपर लोगों ने अपने स्टेटस डालना शुरू कर दिए, व्लॉग्स डालना शुरू कर दिए, और व्लॉग्स की कैप्शंस क्या आती हैं कि जी एक ज़रदारी सब पर भारी। अब ये एक ज़रदारी सब पर भारी का वो मुझे कभी समझ नहीं आता होता, क्योंकि मुझे ये बात वाज़ह तौर पर पता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक लेगेसी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की एक नेशनल पार्टी थी, एक सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन जब से जरदारी साहब के हाथ ये पार्टी लगी, आप ये देखें कि वो नेशनल पार्टी जो है वो सुकड़ के अंदरून सिंध की पार्टी रह गई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है जनरल इलेक्शंस के अंदर जो एवरेज सीट्स निकालती थी वो 100 प्लस 150 प्लस होती थी। वो अगर इलेक्शन हार भी रहे होते थे तो वो अपोजिशन में बैठ जाते थे। इस दफ़ा वो तीसरी सबसे बड़ी जमात है पाकिस्तान की, लेकिन जब वो इलेक्शन जीते थे तो 150 प्लस उनके पास सीट्स होती थी। यही हमने देखा जब भुट्टो साहब के इलेक्शन के टाइम पर हुआ। 2 दफ़ा बीबी ने इलेक्शन लड़ा, जो 2 दफ़ा वो इलेक्शन जीती तो दोनों दफ़ा उन्होंने इतनी सीट्स ली। लेकिन जब से जरदारी साहब के पास ये पार्टी आई, 2008 के इलेक्शन को अगर आप निकाल दें, और मैं ये एक बात और भी करना चाहूँगा कि 2008 के इलेक्शन को इसलिए निकाल दें कि वहाँ पे पीपल्स पार्टी को एक सिंपैथी का वोट पड़ा था, क्योंकि कुछ दिनों पहले बीबी की शहादत हुई थी जिसकी वजह से उनको एक सिंपैथी का वहाँ पे वोट पड़ा था। लेकिन 2013 के ऑनवर्ड्स आपने ये, और ख़ास 2013 में भी आपने ये देखा कि पीपल्स पार्टी की जो वो आपका जो एक नेशनल पार्टी की डेफिनेशन थी वो पीपल्स पार्टी पे अब लागू ही नहीं होती थी। पीपल्स पार्टी सुकड़ कर सिर्फ सिंध की पार्टी बन गई थी। और जब वो सिंध की पार्टी बन गई तो मुझे ये समझ नहीं आता कि आप किस तरीके से कह सकते हैं एक जरदारी सब पर भारी। आपने एक नेशनल पार्टी को एक अंदरून सिंध की पार्टी बना दिया और फिर भी आप पाकिस्तान के सबसे बड़े सियासतदान बनने की बातें कर रहे हैं। आपका बेटा 2018 का जनरल इलेक्शन लियारी की सीट हार जाता है। लियारी जो आपका स्ट्रॉन्ग होल्ड है कई सालों से, जहाँ पे भुट्टो साहब ने बीबी ने अपना लोहा मनवाया, जहाँ पे समहाउ बीबी शादी करके सबसे पहले लियारी गई इन्हीं के साथ, जरदारी साहब के साथ, और उसी जगह के ऊपर आप सीट हार गए और आप फिर भी कह रहे हैं जी एक जरदारी सब पर भारी। अभी ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आप लोगों को नज़र आ जाएगा, फिर देखेंगे कौन सा जरदारी किस पे कितना भारी था। तो ये 2-3 बातें मैंने क्लियर करने के लिए आज का ये व्लॉग बनाया था, और मैं उम्मीद करता हूँ मैं इस चीज़ को आगे भी कंटिन्यू करूँगा। थैंक यू एवरीवन एंड अल्लाह हाफ़िज़।